तो गाइस आज हम बात करेंगे मेजर किम के चैप्टर नंबर 78 के बारे में। और यार ये वाला चैप्टर खत्म होते होते काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ होने वाला है जो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी होगी। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था ग्राउंड हॉग भी निकल पड़ा होता है ब्योलबॉल के लिए, यानी कि वो जगह जहाँ पे मैनेजर किम फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब भी सरकार ने ग्राउंड हॉग को जॉब से क्यों नहीं निकाला, बल्कि एक बार ग्राउंड हॉग ने अपने सीनियर के माथे में गोली मार के उसको जान से मार दिया था। उसके बावजूद भी ग्राउंड हॉग को जॉब से नहीं निकाला जाता और वीडियो की शुरुआत में हमें ग्राउंड हॉग ही दिखाया जा रहा होता है और पीछे से वॉइस ओवर आ रही होती है। एक ऐसा इंसान जिसने किडनैपिंग करी है, जिसने अत्याचार करे हैं, यहाँ तक कि इस इंसान ने सिविलियंस तक को नहीं छोड़ा है। लेकिन ये इंसान इतना सब कुछ करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं हुआ और इसने अपने सीनियर की भी गोली मार के जान ले ली। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये इंसान बच कैसे गया? साथ ही साथ में इस इंसान को अब तक एनएसएमबी से निकाला क्यों नहीं गया? दरअसल बात यह है कि एनएसएमबी कभी भी एक इंसान की वफादार नहीं रही है। एनएसएमबी की वफादारी सिर्फ उसके देश से है और एनएसएमबी को बनाया गया था मिलिट्री के ऑर्डर्स पे। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे ग्राउंड हॉग अपने सीनियर को बोल रहा होता है, आखिर कौन सा कमांडर उनके लोगों को उनके हथियार नीचे रखने के लिए कहता है। और यही सब कुछ कहने के बाद ग्राउंड हॉग ने अपने सीनियर को गोली मार दी थी और ग्राउंड हॉग की यही सारी बातें सुन के बाकी के एजेंट्स के अंदर जोश आया था। उन सबको ये बात सुन के अच्छा लगा था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बंदा हमें कभी भी अपने हथियार डालने के लिए नहीं कहेगा, और इसीलिए ग्राउंड हॉग को एनएसएमबी का लीडर बना दिया जाता है। अब ग्राउंड हॉग की पोस्ट पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और उसके खुद के हाथों में अब काफी सारी अथॉरिटीज होती हैं कुछ भी करने की। इसके बाद हम एक सीन में देखते हैं ग्राउंड हॉग सिगरेट पीते हुए कुछ कागज देख रहा होता है जो कि मैनेजर किम के ही बारे में होते हैं। ग्राउंड हॉग इन पेपर्स को देख के खुद से बोल रहा होता है, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोड 66 के पीछे किसी का जरूर हाथ है। कोड 66 की छुपने में कौन मदद कर रहा है, लेकिन मैं ये ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आखिर वो हरामजादा कौन हो सकता है जो कोड 66 की मदद कर रहा है? आखिर वो कौन हो सकता है जिसने कोड 66 को इतनी अच्छे से छुपा रखा है? साथ ही साथ में अभी जो मेरे पास केस आया है उसको देख के भी मैं बहुत हैरान हूँ। आखिर वो किस तरह के नॉर्थ कोरियन होंगे जिन्होंने इतनी हिम्मत करी कि साउथ कोरिया में अपने मिशन को अंजाम दे। वैसे ग्राउंड हॉग अभी वुल्फ की ही बात कर रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वुल्फ ही वो नॉर्थ कोरियन है जिसने मैनेजर किम को किडनैप किया है। और साथ ही साथ में जो इंसान मैनेजर किम को इतने सालों से छुपा रहा था वो तो आपको पता ही होगा कि कौन है, वो होता है प्योंगयॉन चो। तो खैर जैसे ही ग्राउंड हॉग ये सारे पेपर्स देख रहा होता है, इतने में ही एक एजेंट यहाँ पे अंदर आता है और कहता है, सर सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, ब्योकोडो माउंटेन को मिला के सारे 4 ग्रुप्स तैयार हैं, सब कुछ अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, चलो सर चलते हैं। और ग्राउंड हॉग भी अपना कोड उठा के यहाँ से निकल लेता है और साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, इस वक्त कोड 66 मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी है देश की सुरक्षा। मुझे बस इस देश की रक्षा करनी है, मुझे बस इतने ही ऑर्डर मिले हैं और इस ऑर्डर के अलावा मैं और कोई ऑर्डर फॉलो करना भी नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्योलबॉल का सीन, जहाँ पे मैनेजर किम देखते हैं उनके सामने एक आदमी पड़ा है जो कि मरने की कंडीशन में है और उसे चींटियां खा रही हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक आदमी नहीं, यहाँ पे ऐसे और कई सारे आदमी होते हैं। मैनेजर किम इन लोगों की ऐसी हालत देख के खुद के मन में कहते हैं, ये जगह मैंने इस जगह के बारे में सुना है, ये एक पॉलिटिकल प्रिजन कैंप ब्योलबॉल है, एक ऐसी जगह जो कि लोगों के दिमाग के साथ खेलने के लिए बनाई गई थी। ब्योलबॉल अंडरग्राउंड एक ऐसी भूल भुलैया जहाँ के लोग एक दूसरे को खा के जिंदा रहते हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये जगह सच में एक बहुत खतरनाक भूल भुलैया है और इस भूल भुलैया का स्ट्रक्चर लगातार चेंज होता रहता है। इतने में ही एक कुल्हाड़ी मैनेजर किम को काटने के लिए बहुत ही स्पीड में उनकी तरफ आती है, बट मैनेजर किम जंप मार के इस अटैक से बच जाते हैं। जिस बंदे ने कुल्हाड़ी से मैनेजर किम के ऊपर अटैक करा होता है वो लगातार अटैक करे जा रहा होता है और मैनेजर किम सारे के सारे हमलों से बच रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 2 बंदे खड़े होते हैं जो मैनेजर किम को जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा मैनेजर किम को देखते हुए दूसरे वाले बंदे से कहता है, हे तुमने वो देखा? दूसरा वाला कहता है, हाँ मैंने देखा, साले हरामजादे तू यहाँ पे साउथ कोरिया से आया है ना? दूसरा वाला कहता है, क्या ये साउथ से यहाँ पे आया है? कई सालों बाद मैं किसी साउथ के बंदे को यहाँ पे देख रहा हूँ, इसको देख के लग रहा है इसके पास काफी सारा मांस है। और इन दोनों बंदों का नाम होता है जोंगिल और च्योलगू और ये दोनों बंदे ब्योलबॉल के कैदी होते हैं जो कि ना जाने कितने समय से इसी जगह पे रहते हैं। तभी दूसरा वाला बंदा मैनेजर किम को देख के कहता है, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं दूसरे तरीके के मांस को पसंद करता हूँ, मैं इस इंसान को नहीं खा सकता, मुझे इसका मांस अच्छा नहीं लगा। और मैनेजर किम इन हरामखोरों को देख के अपने मन में बोल रहे होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है इस जेल में ऐसे
लोग रहते हैं जो एक दूसरे का मांस खाते हैं। इसके बाद हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देती है। जब इंसान बहुत ही मुश्किल सिचुएशंस में होते हैं, जब उनकी जान खतरे में होती है, उस वक्त इंसान सारी की सारी बातें भूल जाते हैं। उन्हें दुनियादारी, सही गलत या फिर किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। ऐसे समय में किसी भी इंसान का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो होता है खुद को जिंदा रखना। और जो कुछ इस जेल के अंदर होता है उसको देख के किसी को भी लगेगा यही नर्क है। और हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को खा रहा होता है। यहाँ तक कि जब यहाँ का एक कैदी दूसरे कैदी को खाता है तो यहाँ के गार्ड्स भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि जिस किसी ने भी इस जगह को बनवाया है वो चाहता है कि ये जगह सच में एक नर्क बन जाए। और इसलिए यहाँ के कैदी एक दूसरे को खुलेआम मार के खाते हैं। यहाँ के गार्ड्स को यहाँ के लोगों की चीखें कई बार सुनाई देती हैं, लेकिन वो गार्ड्स इन चीखों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ये जगह और ज्यादा नर्क की तरह बन सकती है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दया नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लोग खुलेआम एक दूसरे को मार के खाते रहते हैं और ये बात मैनेजर किम को अच्छी तरह से पता होती है। जैसे ही मैनेजर किम इन बंदों के सामने खड़े हुए होते हैं तभी इनके साथ के और बंदे यहाँ पे पहुंच जाते हैं और ये सारे के सारे पागल लोग मैनेजर किम को देख के आपस में बोल रहे होते हैं, क्या सच में यहाँ पे कोई और आया है? कमाल है, सच में काफी साल बीत चुके हैं जब से हमने किसी आदमी को देखा है। बॉस, आपको तो लड़कियों का मीट खाना पसंद है ना? हाँ, मर्दों को खाना कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि उनका मांस काफी ज्यादा सख्त होता है। और यार इन सारी बातों से अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। तभी ये जो पागल लोग होते हैं उनमें से एक बंदा कहता है, या सच में किसी को भी इस इंसान की मीट नहीं खानी? अगर ऐसी बात है तो मैं इसे खाऊंगा। और ये बंदा कुल्हाड़ी लेके मैनेजर किम की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से जाता है, लेकिन मैनेजर किम इसके मुंह पे मुक्का मार के इसका दांत तोड़ देते हैं और ये काफी ज्यादा दूर उड़ के जाता है। कुछ कैदियों के मुंह पे अभी मैनेजर किम को देख के पानी आ रहा होता है, लेकिन अपने खाने को इस तरह से लड़ता देख ये भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मैनेजर किम को इन सारे के सारे हराम खोरों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मैनेजर किम इन सबको कहते हैं, बिल्कुल सही वक्त पे तुम सब के सब खुद मेरे सामने आ चुके हो। और ऑफ कोर्स भले ही ये लोग इंसानों को खाते हो, लेकिन ये मैनेजर किम के सामने कुछ भी नहीं होते, बल्कि मैनेजर किम को कुछ ऐसे लोग मिल चुके होते हैं जिनसे वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछ सकते हैं। मैनेजर किम अभी इनमें से एक ज़ॉम्बी के पास आके कहते हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दे, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है? लेकिन ये आधा टकला बंदा कहता है कि क्या हरामजादे, तूने क्या कहा? हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। आखिर हमें कैसे पता होगा? मैनेजर किम कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? तुमने बोल दिया तुम्हें नहीं पता और तुम्हें लगता है बस इतना हो गया। अगर तुम्हें नहीं पता तो जाके ढूंढो और मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। और अभी जो वुल्फ होता है वो भी यही होता है, जो कि अभी एक जगह पे बहुत ज्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और यार एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि ये वुल्फ नाम का बंदा कमजोर नहीं है। एक बार पहले भी इस बंदे ने लगभग मैनेजर किम को जान से मार दिया था। तो खैर वुल्फ अभी अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसका बेटा कहता है, फादर जो हम कर रहे हैं क्या वो सच में सही है? हम लोग चुपचाप से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन क्या होगा अगर वो बंदा यहाँ से भाग गया तो? वुल्फ अपने बेटे को कहता है, इस बात की चिंता मत करो, मैं अपने बदले की तैयारी पूरे 20 सालों से कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको इतनी आसानी से सिर्फ एक गोली से मारना नहीं चाहता था। बेटे तुझे पता है हमेशा से ही एक ऐसी चीज थी जिसकी मुझे चिंता रहती थी। मुझे इस बात की चिंता रहती थी कहीं वो इंसान मर ना जाए। तुझे पता है मेरे लिए वो काफी ज्यादा लंबा समय था। मैं उस गंदी सी सुरंग में बैठ के उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मुझे उस बंदे की खबर मिलेगी। मैंने 20 साल उस कपकपाती हुई ठंड में अपनी जिंदगी बिताई और थोड़े बहुत खाने से अपना वहाँ पे काम चलाया, लेकिन जब मुझे खबर मिली कि वो मर चुका है तो मैं बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पूरा यकीन था कि वो मरा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं जिंदा होगा और इसीलिए आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और ये बंदा ऑब्वियसली मैनेजर किम की ही बात कर रहा होता है, क्योंकि यार इस बंदे का बदला इतना ज्यादा गंदा है ना जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये बंदा मैनेजर किम से बदला लेने के लिए उस हद तक गिर चुका है जो कि मैंने भी नहीं सोचा था। अभी ये वापस से अपनी जगह पे उठता है और अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, अब वो वक्त करीब आ रहा है, मेरे बदले का वक्त धीरे धीरे करके करीब आ रहा है। वो जल्द ही उस तोहफे से मिलेगा जो मैंने उसके लिए यहाँ पे बचा के रखा है। वही मैनेजर किम के सामने जितने भी आधे टकले लोग होते हैं मैनेजर किम उन सबको मार रहे होते हैं। इन टकलों को मारते मारते मैनेजर किम को दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें सुन के मैनेजर किम खुद से कहते हैं, क्या आखिर वो आवाज कैसी थी? और ये आवाज जहाँ से आ रही होती है वहाँ पे हम देखते हैं डैनियल बेक का एक बंदा यानी कि वुल्फ का बंदा चिल्ला के बोल रहा होता है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ इसे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे समझ नहीं आता।
डैनियल बेक ने हमें इसे जिंदा छोड़ने के लिए क्यों कहा है? अभी हम देखते हैं यहाँ पे दो बंदे होते हैं और उनके सामने कोई बंधा पड़ा होता है। इतने में ही दूसरा वाला आर्मी का बंदा कहता है, मुझे क्या पता डैनियल बेक ने हमें ये ऑर्डर क्यों दिया है। हम इस लड़की को कुत्तों की तरह मार रहे हैं, लेकिन हमें ऑर्डर मिला है इसको जिंदा रखने का, इसलिए हम इसे जिंदा रख रहे हैं। और आखिर डैनियल बेक ने इसकी जीभ क्यों कटवाई होगी? इसकी जीभ कटने की वजह से जब ये चिल्लाती है तो वो आवाज बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होती है। और अभी जो इनके सामने लड़की होती है दर्द से बस करहा रही होती है। इतने में ही एक बंदा इस लड़की का मुंह पकड़ के दूसरे वाले बंदे को कहता है, हाँ ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर चले जाओ। दूसरा वाला बंदा इस लड़की को इस हैवान के साथ यहाँ पे अकेला छोड़ देता है और कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हें यहाँ पे इसके साथ अकेला छोड़ रहा हूँ। और जैसे ही आर्मी का बंदा यहाँ से जा रहा होता है, इतने में ही मैनेजर किम भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये बंदा मैनेजर किम को देख के कहता है, क्या आखिर ये हरामजादा कौन है और आखिर ये यहाँ पे आया कैसे? ये तो एक कैदी है ना? अबे हरामजादे मुझे जवाब दे, तू यहाँ पे कैसे आया? वहीं दूसरे सीन में जो वुल्फ होता है अपने बेटे को बोल रहा होता है, वो चीज जरूर अब तक शुरू हो चुकी होगी। मैंने काफी समय से उसको वहाँ पे बंदी बना के रखा है। मैंने उसकी जीभ कटवा दी है और उसको इतना कुत्तों की तरह मारा है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हराम का पिल्ला उसको पहचान लेगा। वुल्फ का बेटा कहता है, हाँ उसे पहचान लेना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात की चिंता हो रही है, जब वो इंसान उस लड़की को देखेगा तो उसके बाद जो तूफान आने वाला है क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? और अभी जिस लड़की को यहाँ पे कुत्तों की हालत में बांध के रखा हुआ होता है, मैनेजर किम उसको देख के अपने मन में बोल रहे होते हैं, मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने किसी ऐसे को देख रहा हूँ जिसे मुझे नहीं देखना चाहिए था। और यार ये लड़की जिसको मार मार के यहाँ पे बिल्कुल कुत्ते की तरह बना रखा है, ये लड़की किसी समय में बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, क्योंकि असल में ये लड़की है मैनेजर किम की वाइफ यानी कि मिंजी की मदर। एक ऐसी लड़की जिसके लिए मैनेजर किम ने पूरे एक देश से लड़ाई कर ली थी। एक ऐसी लड़की जिसके लिए मैनेजर किम अपनी जिंदगी जी रहे हैं उसके मरने के भी बावजूद। हालांकि मैनेजर किम को ऐसा लग रहा था कि वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं है। और मिंजी को छोड़ के मैनेजर किम की जिंदगी में बस एक यही लड़की थी पहले, जिसकी वजह से मैनेजर किम की जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां थी। और मिंजी भी इसी लड़की की वजह से इस दुनिया में आई है। अभी वापस से अपनी वाइफ को जिंदा देख के मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे अब तक याद है। तुम्हारे मरने के बाद मैं तो खुद मरने के लिए तैयार था। मैं तो सोच रहा था अगर एक बारी मुझे कोई तुम्हारा चेहरा दिखा दे तो मैं उसके बदले खुशी खुशी अपनी जान दे दूं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अभी मैनेजर किम की वाइफ भी उनकी तरफ देख रही होती है, लेकिन यार मैनेजर किम की वाइफ की हालत देख के हम नहीं बता सकते कि वो मैनेजर किम को पहचान भी रही है या फिर नहीं। और मैनेजर किम की आंखों में अभी आंसू आ रहे होते हैं और वो कहते हैं, क्यों आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो? और भाई लोग आपको बता दूं, मैनेजर किम की आंखों में आंसू सिर्फ अपनी बेटी के लिए आए होंगे या फिर अपनी वाइफ के लिए आए होंगे। उसके अलावा मैनेजर किम अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं रोए हैं। और साथ ही साथ में एक और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। मैंने अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था गैब्रियोंग किम, यूआई डैनियल, जेम्स ली और मैनेजर किम इन चारों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? और ज्यादातर लोगों का जवाब था यूआई डैनियल। और ये जवाब काफी ज्यादा हद तक सही भी है। कई लोगों ने जवाब दिया था गैब्रियोंग किम, किसी ने जवाब दिया था जेम्स ली और किसी ने जवाब दिया था मैनेजर किम। और जितने भी वो आंसर थे सबके सब अपनी जगह में बिल्कुल सही थे, लेकिन मैं एक कंडीशन रखना चाहता हूँ। अगर मैनेजर किम की बेटी और उनकी वाइफ की जान खतरे में है और उसके बाद उन्हें बोला जाता है कि तुम्हें फाइट में गैब्रियोंग किम को हराना है या फिर जेम्स ली को हराना है या फिर यूआई डैनियल को हराना है, तो यार ऐसी सिचुएशन में तो मैं भी बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका हूँ, क्योंकि यूआई डैनियल एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन खड़ा है। साथ ही साथ में जेम्स और गैब्रियोंग भी अलग ही लेवल के लेजेंड हैं। लेकिन यार जो मैंने सिचुएशन अभी आपके सामने मैनेजर किम की रखी है ना, उसके बाद मैं भी श्योर नहीं हूँ कि क्या होगा। और एक और बात, अब तक हमने मैनेजर किम को सीरियसली फाइट करते हुए कभी भी नहीं देखा है। मतलब उन्होंने एफर्ट्स तो लगाए हैं फाइट करने में, लेकिन बहुत ज्यादा वो सीरियस नहीं हुए हैं। उन्होंने हमेशा किसी की रक्षा करने के लिए फाइट करी है, उन्होंने कभी इसलिए फाइट नहीं करी कि बस उन्हें फाड़ना है किसी को। और ये बंदा जब कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा ना कि इसको बस सामने वाले को फाड़ना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर चैनल पे पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।